Here we start our lecture number 2 of discrete mathematics. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, डेफिनेशन ऑफ ए प्रोपोजिशन, और प्रोपोजिशन के साथ हमने जो है वो दो वैल्यूज असाइन की थी, ट्रूथ वैल्यू t एंड द फॉल्स वैल्यू दैट इज f। इसके बाद जो है हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका पर्पस ये था कि अगर हमारे पास एग्जिस्टेंस प्रोपोजिशंस होती हैं उनकी हेल्प से वो हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं और उनके जो ट्रूथ टेबल है वो कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिकल ऑपरेटर। द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर वाज द नेगेशन। उसके बाद जो है एक हमने नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो कंजक्शन पढ़ा था। द थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर वाज डिस्टिंक्शन, and here is the fourth logical operator, that is the conditional proposition. Let P and Q be two propositions. The conditional statement or conditional proposition denoted as P this arrow Q, और इसको हम read out जो है P implies Q करते हैं, is the proposition if P then Q. So P और Q की हेल्प से जो हम P implies Q प्रोपोजिशन बनाते हैं उसमें हम पहले if लिखते हैं, यहाँ पे P प्रोपोजिशन इंसर्ट करते हैं, कॉमा पुट करते हैं, देन पुट करते हैं, और यहाँ पर हम जो Q प्रोपोजिशन है उसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास एक सिंगल प्रोपोजिशन बनती है हम इसको जो है वो P implies Q जो है इसको कहते हैं। इस प्रोपोजिशन में ये जो if के बाद P, ये प्रोपोजिशन का पार्ट होता है, इसको हम हाइपोथेसिस पार्ट कहते हैं इस पूरी स्टेटमेंट का, और ये जो Q पार्ट होता है इसको हम कंक्लूजन पार्ट कहते हैं इस पूरी स्टेटमेंट का। अगर आप रोजन की बुक से डेफिनेशन जो है वो देखेंगे तो इसमें डेफिनेशन के साथ ही उसकी जो ट्रूथ वैल्यू वो डिफाइन कर दी है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या है, लेकिन आप इसका जो ट्रूथ टेबल है इस कंडीशनल प्रोपोजिशन का आप उसको लॉजिकली जो है वो समझने की कोशिश करें। एज प्रीवियस P और Q की जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं उनके हमारे पास जो वो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, P and T, T and F, F and T, and the last one is F and F। ओके, अब P implies Q का जो ट्रूथ वैल्यू है उसको अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं कि इसके आंसर ये जो लिस्ट किए हुए हैं ये कैसे आते हैं। ओके, इफ ट्रू देन ट्रू, सो व्हाट इज सेंस, क्या बनता है कि अगर हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है और वो इम्प्लाई कर रही है एक ट्रू स्टेटमेंट को, तो इसकी जो ये जो हमारे पास जो सिंगल स्टेटमेंट बनती है उसकी जो ट्रूथ वैल्यू ऑब्वियसली जो है वो ट्रू आती है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट थ्री कॉम्बिनेशंस हैं इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग है। ओके, मूव टू द सेकंड वन, इफ ट्रू देन फॉल्स। तो कोई ट्रू स्टेटमेंट जो इम्प्लाई करेगी अगर वो कुछ फॉल्स कर देती है, अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक है और आपका कंक्लूजन पार्ट गलत है, तो इसका मतलब ये है कि एज ए वन स्टेटमेंट इसकी ट्रूथ वैल्यू जो वो फॉल्स आनी चाहिए, बिकॉज ट्रू जो हाइपोथेसिस है उसको ट्रू चीज़ ही इम्प्लाई करनी चाहिए। तो अगर कोई ट्रू हाइपोथेसिस जो है वो एक फॉल्स कंक्लूजन को इम्प्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस सिंगल जो हमारे पास जो प्रोपोजिशन जो इम्प्लाइज की बनती है या कंडीशनल की बनती है उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो F आती है। द थर्ड वन इज, अगर हमारा हाइपोथेसिस ही फॉल्स है तो कंक्लूजन बेशक हमारा ट्रू हो या फॉल्स हो क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी हम जो ट्रूथ वैल्यू है उसको T रखेंगे, बिकॉज जब यही हैपन नहीं कर रहा, जब यही अगर नहीं कर रहा, जब हाइपोथेसिस ही करेक्ट नहीं हो रहा, तो आगे बेशक ब्लैक एंड वाइट व्हाटएवर द कंक्लूजन इज, तो हम इसको जो है वो ट्रू वैल्यू ही असाइन करते हैं। सो दैट वाज द लॉजिक आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप इसको समझने की कोशिश करें। सो इसकी फॉल्स वैल्यू तभी आती है अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन में कुछ गलत या फॉल्स स्टेटमेंट आ रही हो, तभी ये स्टेटमेंट जो है कंडीशनल प्रोपोजिशन की उसकी जो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आती है। बाकी हर केस में जो ट्रूथ वैल्यू है वो इसकी T ही आती है, ट्रू आती है। द फिफ्थ लॉजिकल ऑपरेटर इज बाई कंडीशनल प्रोपोजिशन। Let P and Q be two propositions.
द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P if and only if Q is the proposition P if and only if Q। तो एक तो यहाँ से इसको जो है वो इसकी मेकिंग देखें। अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशन P और Q होती हैं तो उसकी हेल्प से जो हम बाई कंडीशनल प्रोपोजिशन बनाते कैसे हैं। P एज ए फुल स्टेटमेंट जो भी है स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, उसके बाद इफ़ एंड ओनली इफ़ राइट करते हैं और फिर जो क्यू स्टेटमेंट है उसको इंसर्ट कर देते हैं। जो सिंगल स्टेटमेंट बनती है दैट इज कॉल्ड द बाई कंडीशनल प्रोपोजिशन ऑफ पी एंड क्यू। जो इससे प्रीवियस कंडीशनल प्रोपोजिशन थी उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो एरो की डायरेक्शन थी वो वन साइडेड थी, लेकिन इसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो टू साइडेड है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास बोथ साइडेड एरो की डायरेक्शन है इसके अंदर क्या हिडन है। इसके अंदर P इम्प्लाइज Q भी लिखा हुआ है और इसके अंदर जो है वो Q इम्प्लाइज P भी लिखा हुआ है। सो हियर इज अ सिंपल रिमार्क, P if and only if Q is the same as P implies Q and Q implies P। P Q को इम्प्लाई कर रहा है और मीन इन इंग्लिश आप इसको एंड बोलेंगे ना, एंड Q इम्प्लाइज P। सो इनफैक्ट ये कंजक्शन है इन दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। सो वैसे भी बाय का मतलब टू है, तो बाय कंडीशनल प्रोपोजिशन मीन अ मिक्सचर और समहाउ कंजक्शन ऑफ टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। P एंड Q की ये ट्रूथ वैल्यूज़ की 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं या 4 पॉसिबल चॉइसेस हैं। आपको P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल जो है वो आप ऊपर से देख सकते हैं और जो Q इम्प्लाइज P का ट्रूथ टेबल वो आप ऊपर से देख सकते हैं। अब इन दो की हेल्प से आपने कंजक्शन बनानी है। सो दीज ट्रूथ वैल्यूज़ एंड दीज ट्रूथ वैल्यूज़, इनकी हेल्प से आपने कंजक्शन बनानी है। तो आपको पता है इफ़ T एंड T, तो ज़ाहिर है दोनों ही ट्रू हैं तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो T आएगी। इफ़ फॉल्स नॉट इफ, फॉल्स एंड ट्रू, तो अगर आप इसको एक सिंगल स्टेटमेंट देखें, आपके पास एक स्टेटमेंट फॉल्स लिखी हो और आप एंड कहें और एक स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई हो, तो फॉल्स एंड ट्रू की जो ओवरऑल सेंस बनती है दैट इज फॉल्स। सिमिलरली ट्रू एंड फॉल्स की जो ओवरऑल सेंस बनती है दैट इज फॉल्स, एंड ट्रू की जो ओवरऑल सेंस बनती है बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और बीच में एंड लिखा हुआ है दैट इज ट्रू। तो सिंपली आपको जो है वो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का जो ट्रूथ टेबल है वो क्या याद रखना है। कॉलम ऑफ P इज हियर, कॉलम ऑफ Q इज हियर एंड हियर इज द कॉलम ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q। तो आपको ये वाला टेबल इनफेक्ट जो है ये हमारा कंक्लूजन पार्ट है इस डिस्कशन का, तो आपको ये टेबल जो है वो याद रखना है। सो नेक्स्ट आर for a conditional statement we have three other operators. They are called converse, contrapositive and inverse. Converse of P implies Q is Q implies P. Contrapositive of P implies Q is negation of Q implies negation of P. Inverse of P implies Q is negation of P implies negation of Q. So आपको इन तीन ऑपरेटर्स विद रिस्पेक्ट टू अ कंडीशनल प्रोपोजिशन ये याद रखना है कि कन्वर्स की क्या डेफिनेशन है, कॉन्ट्रापोजिटिव की क्या डेफिनेशन है और इन्वर्स की क्या डेफिनेशन है। सो ये अभी तक जो हमने जो वो 6-7 ऑपरेटर्स पढ़े हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, यही हमारे पास जो है वो टोटल इन डिस्कशन जो है वो टाइप्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अब हम देखते हैं कि ये जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए हैं 6 या 7, उनका मिक्सचर से जो हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है उस कंपाउंड स्टेटमेंट की हम ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, ट्रूथ टेबल्स ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। द क्वेश्चन इज construct the truth table of the compound proposition this one. So in fact as a whole अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोपोजिशन है, लेकिन ये जो एक सिंगल प्रोपोजिशन है P, ये डिसजंक्शन है, ये नेगेशन ऑफ Q है और यहाँ पे P कंजक्शन Q है।
सो पी और क्यू की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑफ कोर्स टू चॉइसेस, पी हैज़ टू चॉइसेस, क्यू हैज़, सो पी एंड क्यू हैज़ टोटल जो 4 पॉसिबिलिटीज़ और 4 चॉइसेस। तो हमने ये इसके चारों चॉइसेस यहाँ पे लिस्ट कर लिए। अब हम देखते हैं हमें कितने कॉलम कंप्यूट करने पड़ेंगे इस वन प्रोपोजिशन का ट्रूथ टेबल कंप्यूट करने के लिए। यहाँ से देखें, हमें एक तो नेगेशन ऑफ क्यू कंप्यूट करना पड़ेगा, तो ये नेगेशन ऑफ क्यू का कॉलम है। उसके बाद हमें पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू करना पड़ेगा। तो हम ये पी के कॉलम को देख के और नेगेशन ऑफ क्यू के कॉलम को देख के हम ये पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू का जो है वो कॉलम वो यहाँ पे बनाएंगे। फिर यहाँ से देखिए हमें पी कंजक्शन क्यू का जो कॉलम है वो बनाना पड़ेगा, और फिर इन दो कॉलम की हेल्प से जो हमारा ये रिक्वायर्ड प्रोपोजिशन थी हमें उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा, और उसकी जो है वो ट्रूथ वैल्यूज़ कंप्यूट करना पड़ेंगे। क्यू की हेल्प से हमें मालूम है कि नेगेशन ऑफ क्यू की ट्रूथ वैल्यूज़ इनफेक्ट उसके उलट हो जाती हैं। अगर यहाँ पे ट्रू है या तो यहाँ पे फॉल्स है, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू है। और अब हमने इस कॉलम को देख के और इस कॉलम को देख के हमने जो है वो डिस्टिंक्शन बनाना है या और का बनाना है। ठीक है, सो वी हैव ए ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, या तो ये अक्कर कर रहा है या ये अक्कर कर रहा है। तो एटलीस्ट इसमें ये ट्रू तो अक्कर कर रहा है ना, तो ये जो इनफैक्ट आपके पास डिसजंक्शन की ट्रूथ टेबल है, आप उसको हेल्प से टी एंड एफ हो तो टी है, टी एंड टी हो तो टी है, एफ एंड एफ हो तो एफ है, एंड एफ एंड टी हो तो टी है। आपको याद होगा डिसजंक्शन में हम देखते हैं कि एटलीस्ट एक भी अगर ट्रू वैल्यू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो टी आती है। तो इस कॉम्बिनेशन में एक ट्रू वैल्यू है, इस कॉम्बिनेशन में दो ट्रू वैल्यूज़ हैं तो आंसर टी आएगा, इसमें कोई ट्रू वैल्यू नहीं है तो एफ आएगा, इस कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट एक ट्रू वैल्यू है तो हमारे पास आंसर जो है वो टी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही पी के कॉलम को और क्यू के कॉलम को देख के यहाँ पे हम कंजक्शन का कॉलम बनाएंगे और उसके ट्रूथ वैल्यूज़, और फिर इन दो की हेल्प से, बिकॉज आपको जो है कंडीशनल प्रोपोजिशन का आंसर मालूम है, तो उस टेबल को देख के आप ये टेबल बना सकते हैं। सो इन ऑपरेटर की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं, 10 सॉल्व कर सकते हैं, 11 सॉल्व कर सकते हैं। दे आर रिटन ऑन द पेज नंबर 13। और सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 सॉल्व कर सकते हैं, दे आर ऑन पेज नंबर 14। इसमें से एक ऑपरेटर मिस हो गया था, उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया, दैट इज नंबर 7 ऑपरेटर। लेट P and Q be propositions, the exclusive OR of P and Q, and उसकी नोटेशन जो है P, this plus and the small circle around this plus is the proposition that is true when exactly one of P and Q is true and is false otherwise। इस डेफिनेशन को अगर आप कंपेयर करें पिछले डेफिनेशन से, तो पिछले हर लॉजिकल ऑपरेटर में जो एक लॉजिकल ऑपरेटर होता था उसकी एक प्रोपोजिशन की एक स्टेटमेंट हम बनाते थे, लेकिन इस लॉजिकल ऑपरेटर में हम कोई स्टेटमेंट नहीं बना रहे, बल्कि उस स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है उसको डिस्कस करते हैं कि P एक्सक्लूसिव और Q, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसकी जो ट्रूथ वैल्यू कब आती है, जब एग्जैक्टली दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रूथ हो, और अदरवाइज इन बाकी जो 3 केसेस हैं उन तीनों केसेस में जो इसकी ट्रूथ वैल्यू है वो F आती है। सो हियर द ट्रूथ टेबल ऑफ P एक्सक्लूसिव और Q। अगर एग्जैक्टली एक ही हो तो आंसर T आएगा, और बाकी हर केस में जो आंसर है वो F आएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एक T तो नहीं है, हमारे पास 2 T हैं, 2 ट्रूथ हैं। सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एक्सक्लूसिव R इज F। इस पॉसिबिलिटी में एग्जैक्टली 1 T है, सो एक्सक्लूसिव और ट्रूथ वैल्यू इज T। इस पॉसिबिलिटी में ट्रूथ वैल्यू एग्जैक्टली 1 T है, तो एक्सक्लूसिव और में भी इसकी ट्रूथ वैल्यू T आएगी।
और इसमें बिकॉज दोनों एफ हैं तो यहाँ पे एफ आएगा। आपकी हेल्प के लिए बिकॉज आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं बुक से, तो एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सोल्यूशन राइट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, उसका ई पार्ट है। तो उसके ई पार्ट में हमारे पास जो है जो ये प्रोपोजिशन है, ये जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है, हमें इसका जो है वो ट्रूथ टेबल कंप्यूट करना है। तो आप इसको देख के पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो बनेंगे। नेगेशन ऑफ पी का कॉलम बनेगा, ये नेगेशन ऑफ पी का कॉलम बनाया हुआ है। उसके बाद क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी का कॉलम बनेगा, जो कि इनफैक्ट ये बना हुआ है क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। और पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का हमारे पास ये बना हुआ है। और इन दो कॉलम की हेल्प से हम यहाँ पे जो बाई कंडीशनल है उसका जो स्टेटमेंट बनेगी उसकी यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज जो वो लिस्ट करते हैं। पी क्यू इन दोनों कॉलम की हेल्प से, बिकॉज हमें बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल मालूम है, इसलिए हम ये कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे हम ये भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, बिकॉज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में हम क्यू का कॉलम देखेंगे और नेगेशन ऑफ पी का कॉलम देखेंगे। इन दो कॉलम की हेल्प से हम ये कॉलम लिस्ट करेंगे और इन दो कॉलम की हेल्प से हम ये कॉलम लिस्ट करेंगे। कि हमारे लेक्चर के लास्ट एक स्मॉल सा टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसका क्या मीनिंग है प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स का? जैसे आप स्कूल लेवल में क्वेश्चन करते थे, एक स्टेटमेंट लिखा होता था मैथमेटिकल, उसको आपने उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता था। अच्छा, उसमें प्लस भी इन्वॉल्व है, उसमें माइनस भी इन्वॉल्व है, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और उसमें डिवीजन भी है और उसमें पावर्स भी हैं। तो आपके पास एक रूल होता था कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पहले आप ये ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आप ये ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। तो एक आपके पास हायरार्की थी या एक आपके पास तरतीब थी कि पहले आप कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वाला कौन सा सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अगर ज़्यादा प्रोपोजिशंस हैं और उनकी हेल्प से एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाई गई है और उसमें ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस जो वो नहीं यूज़ किए हुए, तो आपको ये देखना है कि आप उसमें से पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो सॉल्व करेंगे। ज़ाहिर है जो पहले सॉल्व करेंगे आप उसके अराउंड जो ब्रैकेट्स लगा के उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि पहले हम ये सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है पी डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ आर। तीन स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू एंड आर और उनके दरमियान जो वो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले मैंने पी डिसजंक्शन क्यू कंप्यूट करना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका मैंने कंजक्शन कंप्यूट करना है नेगेशन ऑफ आर के साथ, या हो सकता है कि पहले मैंने क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ आर कंप्यूट करना हो और यहाँ से कंप्यूट करने के बाद इसका मैं जो है वो डिस्टिंक्शन जो है वो पी के साथ कंप्यूट करूँगी। सो मुझे कैसे पता चलेगा? सो हियर इज इनफैक्ट हायरार्की और प्रेसिडेंस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स। नंबर 1 पे पहले जो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे वो आप नेगेशन के अराउंड लगाएंगे। सेकंड आप क्या कंप्यूट करेंगे? आप कंजक्शन कंप्यूट करेंगे। थर्ड नंबर पे आप अगर उस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे डिसजंक्शन इन्वॉल्व है तो उसको कंप्यूट करेंगे। 4 पे आप जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करेंगे और 5 पे जो है जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है हम उसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल बैक टू दिस एग्जांपल, आप देखें कि मेरे पास ये सेंटेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ब्रैकेट्स किसके अराउंड लगाने हैं? मुझे ब्रैकेट्स लगाने हैं नेगेशन के अराउंड। सो दिस स्टेटमेंट इज़ द सेम एज, अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, जो नेगेशन ऑपरेटर था सिर्फ उसके अराउंड जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट्स पुट किए हैं। उसके बाद सेकंड क्या देखेंगे, क्या इस सेंटेंस में कहीं पे कंजक्शन था? हाँ, इस सेंटेंस में यहाँ पे कंजक्शन है, तो इसके बाद मैं ये कंप्यूट करूँगी। सो वॉट एवर इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस ऑपरेटर, उसके अराउंड जो है वो मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी। सो यहाँ पे देखें कि अभी भी क्या कुछ ऐसा है कि क्लियर ना हुआ हो,
ओके, आप इसका एक कॉलम कंप्यूट कर लेंगे, आप इसका एक कॉलम कंप्यूट कर लेंगे, फिर इन दो कॉलम की हेल्प से आप ये जो कंजक्शन है इसका कॉलम कंप्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर आके नथिंग इज एम्बिगुअस, कुछ भी ऐसा नहीं जो क्लियर ना हो, तो ये सॉल्व आउट हो चुका है, तो यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। सी द सेकेंड एग्जाम्पल, पी कंजक्शन क्यू डिसजंक्शन आर। सो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान दो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो मुझे कैसे मालूम होगा कि पहले मैंने कंजक्शन कंप्यूट करना है और जो कॉलम आएगा उसका डिसजंक्शन कंप्यूट करना है आर के साथ, या दूसरी पॉसिबिलिटी कि पहले मुझे डिसजंक्शन कंप्यूट करना है और जो कॉलम आंसर आएगा उसका कंजक्शन कंप्यूट करना है पी के साथ। ठीक है, तो हम इसकी जो प्रेसिडेंस है वो देखेंगे। ओके, नेगेशन इस सेंटेंस में इन्वॉल्व भी नहीं है। सो अगले स्टेप पे चले जाएं, कंजक्शन। हमें पहले कंजक्शन सॉल्व करनी है। तो अगर हमें पहले कंजक्शन सॉल्व करनी है तो इसका मतलब है कि हम जो है वो इस पी कंजक्शन क्यू के अराउंड जो है अपने ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो इस ब्रैकेट लगाने के बाद नथिंग इज एम्बिगुअस, क्लियर है कि पहले आप ये कॉलम कंप्यूट करेंगे, इसका कॉलम आपके पास बना हुआ होगा और इन दो कॉलम की हेल्प से आप डिसजंक्शन का कॉलम कंप्यूट करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 29 से क्वेश्चन नंबर 39, मीन्स ऑल द क्वेश्चन इन बिटवीन 29 and 39 including these two questions, and all these questions are on page number 15. So good luck.